अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लिटरेरी स्टडीज़ का अपना जो पोइट्री का जो हम सेकंड टाइप है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव पोइट्री की थी, तो अब हम ऑब्जेक्टिव पोइट्री पे आज हम ये करेंगे अपना टॉपिक कंप्लीट। सब्जेक्टिव पोइट्री की ये ऑपोजिट होती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री। जैसे मैंने आपको सब्जेक्टिव पोइट्री में बताया था कि इसमें पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स हमें नज़र आते हैं, जबकि इसके बरक्स जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसके अंदर हमें राइटर जो है या पोइट जो है वो हमें सोसाइटी के बारे में या फिर कोई एक स्पीकर है या कोई एक करेक्टर है वो बात करता नज़र आता है। हमें इसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। और आपका ये जो सब्जेक्ट है लिटरेरी स्टडीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको एंजॉय करके पढ़ें तो आपको ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और इसके अंदर जैसे हम पोइट्री का जॉनर डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप जब ऑब्जेक्टिव पोइट्री और आप जब पोइट्री का जॉनरा सारा आप जब जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इसे आइडिया हो रहा होगा कि आप आजकल पोइट्री जो आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप प्रोज भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि डिफरेंट जो जॉनराज लिटरेचर के हैं उनमें आपस में कैसे डिफरेंस है और वो कैसे डेवलप हुए और उनकी क्या क्या टाइप्स और काइंड्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोइट्री की डेफिनेशन करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पोइट्री द पोइट कन्वेज द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड। सब्जेक्टिव पोइट्री में मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके अंदर जो फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं वो पर्सनल होते हैं, इनर वर्ल्ड के होते हैं, यानी कि एक करेक्टर एक पोइट की अपनी लाइफ पे बेस करती होती है सारी पोइट्री। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है वो आउटर वर्ल्ड के बारे में होती है, यानी कि बाहर की दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में या कोई और करेक्टर के बारे में बात की जाती है, या किसी फ्लावर के बारे में बात कर दी, बात उसी के बारे में कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो पोइट्स इसके ज़रिए शेयर नहीं करते। ही इज़ नॉट कंसर्न विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। इसको इम्पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं। लेकिन पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों आपस में एंटोनिम्स हो गए ना। एंटोनिम्स का मतलब होता है मुतज़ाद या ऑपोजिट्स भी, अगर हम इसको कहें कि जैसे पर्सनल है अपनी ज़ात के बारे में, तो इम्पर्सनल अपनी ज़ात से हट के। इट मे बी डिवाइडेड इनटू नरेटिव एंड ड्रामेटिक पोइट्री। इसको ऑब्जेक्टिव पोइट्री को डिवाइड किया जा सकता है किस किस में, नरेटिव, ड्रामेटिक, और फिर आगे नरेटिव पोइट्री को डिवाइड किया गया है बैलेड, एपिक, मॉक एपिक एंड ईडल में। बहुत इजी है, आप इसको एंजॉय करेंगे और इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये चीज़ें बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, ईडल आपने पहले भी पढ़ा है। आपने वही जो डिटेल्स पहले की थी वही आप सेम यहाँ लिख सकते हैं और वही सब कुछ ही लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले हम बैलेड पे आ जाते हैं। द वर्ड बैलेड इज़ अ फ्रेंच ऑरिजिन एंड मेंट अ डांस सॉन्ग। एक ऐसा गाना, एक ऐसा सॉन्ग जो कि जिसको गाया जाए और जिस पे डांस भी किया जाए उसको बैलेड कहा जाता है। अब अ पोइम और सॉन्ग विच टेल्स अ स्टोरी इन सम कोलोquial लैंग्वेज। देयर आर ट्रेडिशनल और ओरल बैलेड। अब ये जो बैलेड्स हैं इनकी डिफरेंट, बैलेड के बारे में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, आप वही सेम डेफिनेशन भी कर सकती हैं, अब यहाँ से भी कर सकती हैं। बैलेड की डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल, ओरल, उसके बाद ब्रॉड साइड बैलेड्स एंड लिटरेरी बैलेड्स। इनको मैंने अंडरलाइन भी कर लिया है। ओरल बैलेड्स आर ऑफन कंपोज्ड बाय इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। ओरल बैलेड्स को तरतीब देना, बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसको बनाने वाले बड़े ही डिफरेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल होते हैं, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सिंगर टू सिंगर्स फॉर सेंचुरीज़। आप आजकल देखते होंगे जैसे कोक स्टूडियो में आप देखते हैं कि उसमें सिंगर्स खुद गाना भी लिखते हैं और फिर खुद गाते भी हैं। तो वो खुद लिरिक्स बनाते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका म्यूज़िक कंपोज करते हैं और फिर उसके ऊपर खुद गा भी रहे होते हैं, डांस भी कर रहे होते हैं। और डिफरेंट पाकिस्तानी सिंगर्स हैं जो कि जैसे अली ज़फ़र देख लें आप, तो बैलेड ऐसे ही सॉन्ग्स होते हैं जिनको वो लिखते, जिसको आप गा भी सकते हैं और जिस पे आप डांस भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो होता है ये कहते हैं कि जो बैलेड्स होते हैं ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं। जैसे आप लोग अब पाकिस्तानी सिंगर्स में अगर आप देखें सजाद अली को, तो उसकी बेटी भी आजकल गाने गा रही है। इसी तरह
राहत फ़तेह अली ख़ान को देखें तो ये एक सिंगर से दूसरे सिंगर की तरफ ट्रांसमिट होता है, यानी कि अगर एक सिंगर दूसरे सिंगर को सिखाता है, ये जैसे फैमिली में कोई एक सिंगर होता है तो हम उनकी फैमिली में देखते हैं कि उनके बच्चों में भी ये चीज़ जेनेटिक होती है। तो ये सेंचुरीज़ दर सेंचुरीज़ यानी कि सदियों तक ये एक नस्ल दूसरे नस्ल तक चलता चला आया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर एक सिंगर अब है, अगर उसका फादर भी सिंगर था तो उसने उसको और तरह से अगर गाया, तो अब सेंचुरीज़ गुज़रने के बाद भी उनके उनके फिर आगे जो बच्चे आए और उनके फिर आगे बच्चे आए, उन्होंने उन्हीं गानों को नए तर्ज से गाया। जैसे कोक स्टूडियो में अब आप देख रहे हैं कि पुराने गानों को नए म्यूज़िक के साथ गाया जाता है। तो इसलिए इनको रीमेड एंड पॉलिश किया गया एट एवरी परफॉर्मेंस। जैसे जैसे लोगों ने उसको गाया और ऐसे उससे उस पर परफॉर्म किया, तो उसकी थोड़ी थोड़ी, गाना सेम रहा लेकिन उसकी शक्लें थोड़ी सी बदलती चली गई। इसलिए बैलड एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसी पोइट्री होती है जिसको गाया भी जाता है, जिसको इसलिए लिखा जाता है उसको परफॉर्म किया जा सके और ये ट्रांसमिट होता है एक सिंगर से दूसरे सिंगर में। इसकी करैक्टरिस्टिक्स मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बैलड इज़ ट्रेजिक एंड ऑफन वायलेंट। इट हैज़ एडवेंचर्स, बैटल्स, फाइट्स, फीट्स। ये ख़ास किस्म का एक म्यूज़िक होता है। वैसे तो काफ़ी म्यूज़िक लिखा जाता है और इस पर गाया और डांस किया जाता है, लेकिन ये एक बैलड ख़ास किस्म का होता है जिसके अंदर बड़ी ही ट्रेजिडी और वायलेंट किस्म की उसकी थीम्स होती हैं, एडवेंचर बताए जाते हैं, बैटल्स, फाइट्स। आजकल आप लोग अर्तुगरुल जो ड्रामा देख रहे हैं उस पर भी गाना सिंग किया है हदीका कियानी ने। तो आप कह सकते हैं कि वो जस्ट लाइक ऑफ अ बैलड, जिसमें फीट, स्ट्रेंथ, वेलर दिखाई जाती है। एब्रप्ट इसकी बिगनिंग होती है। इसके अंदर लैंग्वेज जो होती है वो सिंपल रखी जाती है ताकि जो बहादुरी है, जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा सके। तो आई होप कि आपको बैलड की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी ऊपर दी गई हैं, आप वो भी कर सकते हैं कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेज, जॉन कीट्स, इन सब लोगों ने बड़े ही 18th सेंचुरी में बड़े ही फेमस पोइट्स, इन लोगों ने काफ़ी बैलड्स लिखे। और इसमें आप जॉन कीट्स आप आगे पढ़ेंगे भी सही। आई होप कि आप कॉलरेज भी पढ़ेंगे, लेकिन जॉन कीट्स की पोइट्री आगे जब आप रोमांटिक पोइट्री की तरफ आएंगे तो आप उसको पढ़ेंगे। और जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं चौसर पढ़ रहे हैं, तो अभी ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पोइट्री है, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आप जॉन कीट्स की पोइट्री पढ़ेंगे। तो जॉन कीट्स ने, है तो वो रोमांटिक पोइट, लेकिन उसने कुछ बैलड्स भी लिखी हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक पोइट रोमांटिक है तो वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री नहीं लिख सकता। काफ़ी पोइट्स हैं जो कि रोमांटिक एज में आए और रोमांटिक एरा में उन्होंने ऑब्जेक्टिवली भी लिखा, हर किस्म की पोइट्री लिखी। तो ला बेले डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ये आप जस्ट आप इसके नीचे जो आप देख लें कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पोइम्स करेंगे तो वो मैं आपको उसकी उसी में से आपको बताऊंगी कि कैसे हो सकता है। या फिर आप बैलड की कोई एक, जैसे अब आप पोइट्री आगे पढ़ेंगे तो जब आप बैलड की फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अभी जस्ट आप इसकी डिटेल्स देखें, ये होता क्या है बैलड। और इसके अंदर जो है वो 4 स्टैंजाज होते हैं थ्रू आउट द पोइम। इसकी राइम स्कीम होती है ABCD। ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइम स्कीम याद करें, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 4 स्टैंजाज लाइंस होती हैं और इसके अंदर थीम कैसी होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एपिक की तरफ। आप आगे जब चलेंगे पोइट्री में, जब भी आप जैसे स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। आगे आप एपिक पढ़ेंगे जिसमें आप सबसे पहले, मेरा ख़्याल है कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, तो वो तो ज़रूरी आप पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत जो है वो एक ग्रैंड एपिक है जिसका ग्रैंड स्टाइल है। तो एपिक जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है, लंबी पोइम जिसके अंदर मॉरल लेसन होता है, जिसकी लॉन्ग अच्छी थीम्स होती हैं, हेरोइक डीड्स दिखाए जाते हैं। वो मैं अब आपको आगे समझाती हूँ। द वर्ड एपिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम, ये ग्रीक वर्ड एपिकॉस से निकला है, जिसका मतलब है एक वर्ड सॉन्ग या स्पीच। एन एपिक इज़ वेल डिफाइंड एंड लॉन्ग स्टोरी इन वर्ड्स डिवेलिंग अपॉन एन इम्पोर्टेंट थीम इन अ मोस्ट एलिगेंट स्टाइल। एक ऐसी लंबी कहानी जो कि पोइट्री के तरीके से लिखी जाए,
लेकिन जिसका स्टाइल भी एलिगेंट हो, लैंग्वेज भी एलिगेंट हो और उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर थीम भी एलिगेंट होनी चाहिए। वेबस्टर डिक्शनरी वाले कहते हैं कि एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन अ डिग्निफाइड स्टाइल अबाउट द डीड्स ऑफ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल हीरो और हीरोज़, कि एक ऐसा हीरो जो कि हिस्टोरिकल हो, यानी कि जिसकी एक हिस्ट्री हो अच्छे कामों की, अच्छे डीड्स की, उसकी लाइफ स्टोरी को लिखना, उसके बारे में लिखना, और एक ऐसी स्टोरी लिखना जो कि हो तो पोइट्री में ही, लेकिन उसकी डिटेल लंबी हो, लॉन्ग नरेटिव हो, यानी उसके अंदर जो नरेशन हो, उसके अंदर जो बात उसकी की जाए वो बड़ी डिटेल्ड वे में की जाए। ये जो स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशंस दी होती हैं ना, इसके अंदर जो छोटे छोटे नोट्स उन्होंने बनाए होते हैं, इनको आप ज़रूर किया करें। मैं इसको इसलिए टिक कर दिया है कि ताकि आपको पता चले कि दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट्स, जो स्टिकी नोट्स इसके अंदर लगाए होते हैं। तो ये ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि एपिक लॉन्ग नरेटिव पोइम एक ऐसी पोइम होती है जो कि लॉन्ग नरेटिव होती है, रिकाउंटिंग हेरोइक डीड्स, जिसके अंदर क्या लिखे जाते हैं, एक हीरो के अच्छे काम, उसके ऐसे काम जो कि हीरोइक है, मतलब जिसमें उसकी बहादुरी है। लिटरेरी यूजेज द टर्म एनकम्पासेस बोथ ओरल एंड रिटन कंपोजिशंस, और ये एक ऐसा जॉनर ऑफ लिटरेचर होता है, मतलब एपिक एक ऐसी पोइट्री है जिसकी लिटरेचर में बड़ी ही इम्पोर्टेंस है। और इसके अंदर चाहे ओरल या चाहे रिटन, यानी कि अगर इसको ओरल वे में कहा जाए या लिखा जाए तो भी इसकी जो स्टोरी होती है वो लॉन्ग होती है। द प्राइम एग्जांपल जो है वो ओरल एपिक्स की होमर्स इलियड एंड ओडेसी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ टिक की हैं, बट आई वांट कि मैं आपको सारी करवा दूं, आप इस सब को शॉर्ट वे में तैयार कर लें, क्योंकि ये जब आप आगे पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ेंगे और जब आप मॉक एक्ट पे भी पढ़ेंगे रेप ऑफ द लॉक, तो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि मैम मैविश ने हमें तब करेक्टरिस्टिक्स करवाई थी, तो ये होती हैं एपिक की करेक्टरिस्टिक्स, और वाकई ही कि ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में आपको ये नज़र आएंगी। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक इज़ इट्स बल्की साइज़। बल्की साइज़ मीन्स कि ये लंबे साइज़, हैवी साइज़ की होती है। एक ऐसी पोइट्री, एक ऐसी पोइम जो कि लंबी होती है और एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग नरेटिव वर्ड्स होती है, यानी कि लंबी बात, यानी कि डिटेल्ड वे में एक हीरो के डीड्स को बताया जाता है। उसका अनदर असेंशियल फीचर क्या है कि इट डिवेल्स अपॉन द अचीवमेंट ऑफ अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल हीरो। एक ऐसा हीरो लिया जाता है जो कि हिस्ट्री में जिसकी बात गुजरी हो, जैसे मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो हज़रत एडम एंड ईव, हज़रत हवा पे लिखी गई है कि किस तरह से उन्होंने जन्नत को छोड़ा और गार्डन ऑफ ईडन, जन्नत से वो कैसे निकले, और सैटन की जो है वो सारी जो है ना डिटेल वो बताई गई है। तो हज़रत, क्योंकि ये बाइबल में भी तो इसका रेफरेंस है ना, तो इसलिए मिल्टन ने उसको सारा का सारा बड़े ही लॉन्ग वे में, डिटेल्ड वे में बताया है कि कैसे सैटन ने हज़रत आदम और हवा को बहकाया और वो कैसे इस दुनिया में आए, और वो सब डिटेल्स हैं, और वो बहुत अच्छी एपिक है, वो आप पढ़ेंगे भी सही। तो आगे हम चलते हैं। और अ पर्सन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि हीरो ऐसा होना चाहिए जिसकी नेशनल या इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो, यानी एक ऐसा हीरो हो जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, जो कि हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता हो। सुपर नेचुरलिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एवरी एपिक। सुपर नेचुरलिज्म इसका एक अनदर इम्पोर्टेंट एपिक है। सुपर नेचुरल का मतलब होता है, नेचुरल क्या है, एक चीज़ जो हमें नज़र आती है, ओके फाइन, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचर से भी सुपर नेचुरल है, यानी कि फेरीज़ हो गई, विचेस हो गई, या फिर डेवल्स हो गए, यानी शैतान, या इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एपिक में जो पोइट्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का एपिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सुपर नेचुरल जो है वो सुपर नेचुरल मशीनरी इसको कहते हैं, कि कैसे लोग जो कि इंसानों से ऑपोजिट हों। जैसे आप देख लें कि जिन्नात हो गए या फिर शैतान हो गए, शैतान के फिर इसी तरह से जो होते हैं चेले होते हैं शैतान के, जो जिनको ये बार बार मिल्टन फॉलन एंजल्स कहेगा,
क्योंकि आपको पता है कि जो इब्लीस है, जो जिसको सैटन कहा जाता है लिटरेचर में, सैटन जो था आपको पता है कि वो एक एंजल था जिसने फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी की और फिर उसके बाद वो सैटन बन गया, शैतान बन गया। तो इसलिए सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ होता है, वो इसके अंदर आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ये देखिए मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट लिखी हुई है, होमर्स की इलियड। मोरालिटी इज़ अ की करेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर मोरालिटी सिखाने की कोशिश करता है पोइट। मिल्टन के बारे में ये कहा गया था कि मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी तो बेसिकली मिल्टन जो था वो अपने अंदर का सैटन मारना चाहता था, क्योंकि मिल्टन को ऐसे लगता था कि उसके अपने अंदर एक शैतान मौजूद है। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि हम ये काम हमने नहीं किया, हमने नमाज़ नहीं पढ़ी या हमने ये काम नहीं किया तो हमें शैतान ने बहका दिया, हमने ये गलत किया। इसी तरह मिल्टन ने भी पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को बहुत ग्रैंड दिखाया, सैटन की क्वालिटीज़, सैटन का कैसे फॉलन एंजल्स को गॉड के अगेंस्ट वॉर के लिए तैयार करना, फिर वॉर में हार जाना, फिर दूसरी वॉर के लिए तैयार करना। उसकी स्पीचेस वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैटन कि कितनी मिल्टन ने कितना सैटन को ग्रैंड दिखाया। इसलिए ग्रैंड दिखाया है कि वो उसने अपने जो हमारा दुश्मन है सैटन है उस इतना ग्रैंड दिखाया, फिर उसको उतने ही तरीके से नीचे गिराया और एडम को हीरो साबित किया, एडम मीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ताकि वो अपने अंदर के सैटन को मार सके। तो इसलिए इसकी जो मोरालिटी सिखाने की कोशिश की जाती है इसमें, थीम इज़ सबलाइम एंड एलिगेंट, डिक्शन इज़ लॉफ्टी का मतलब होता है ग्रेट, मतलब एलिवेटेड काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, ग्रैंड स्टाइल और एलिगेंट सबलाइम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। एपिक पे आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतना टाइम क्यों लगाया, इसलिए लगाया है क्योंकि आगे आप जब एपिक पढ़ेंगे पोइट्री में तो आपको ये चीज़ें अपनी उन असाइनमेंट्स में भी हेल्प करेंगी। जब जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं मॉक एपिक। ये ऊपर मैंने टिक कर दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं पढ़ा देती हूँ। चलें, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ एडम। इसके अंदर मिल्टन क्या बताता है, एडम एंड ईव, एडम मीन हज़रत आदम एंड ईव मीन हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन। एक्सपल्जन कहते हैं निकाल दिया जाना, फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन एज स्टोर्ड इन द बुक ऑफ जेनेसिस, जो कि उनकी अपनी बुक में लिखा हुआ है, जो जिस पे वो यकीन रखते हैं, जो कि उनकी अपनी बुक है, उसमें भी ये सारी स्टोरी सेम लिखी हुई है। ऑल दो बाइबल उन्होंने उसमें जो भी है, लेकिन बहरहाल ये स्टोरी उनकी अपनी सेम लिखी हुई है। दो एडम इज़ ostensibly the hero, Milton's vivid and often sympathetic descriptions of Saturn have caused critics to debate the heroic figure in Paradise Lost। जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ना, मैंने आपको पहले बताया कि उसने सैटर्न को बहुत जब ग्रैंड दिखाया तो उसके ऊपर जब क्रिटिक्स ने अपने व्यूज़ दिए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद मिल्टन सैटर्न को हीरो साबित करना चाहता है। बट मिल्टन ने अपनी जब आगे वाली बाकी बुक्स लिखी तो उसमें जब एडम को ग्रेट दिखाया तो फिर उसके बाद क्रिटिक्स को ये अंदाज़ा हुआ कि मिल्टन ने सैटर्न को इसलिए ग्रैंड दिखाया ताकि एडम को उससे भी ग्रैंड दिखा सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे कन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स ने इस पे डिबेट की, बात की कि एडम को इतना हीरोइक फिगर क्यों दिखाया गया है। तो लाइक द क्लासिकल एपिक मिल्टन इसके अंदर स्टार्ट करता अपनी पोइम को विद अ स्टेटमेंट ऑफ हिज थीम एंड एन इन्वोकेशन का मतलब होता है हेल्प लेना किसी से, और ये एक एपिक की ये भी एक करेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें हेल्प मांगी जाती है किसी म्यूज़ से, किसी गॉड से कि मेरी हेल्प करो कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। देन आ जाती है मॉक एपिक। एपिक के बिल्कुल ऑपोजिट होती है मॉक एपिक। जैसे एपिक की लॉफ्टी थीम होती है, मोरल लेसन होता है, मॉक एपिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बेसिकली ज़्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है और इसकी थीम ट्रिवियल होती है और कोई ये ख़ास इशू जो सोसाइटी में होता है उसको हाईलाइट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। मॉक एपिक पोइट्री इज़ अ जॉनर ऑफ पोइट्री दैट सैटिराइजेस सीरियस एपिक पोइट्री। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पोइट्री है जो कि एपिक पोइट्री के ऑपोजिट लिखी जाती है। या एपिक पोइट्री को स्टायर करके, क्रिटिसाइज़ करके एक मॉक एपिक पोइट्री जो है वो लिखी जाती है। इट नॉट ओनली रिडिक्यूल्स द जॉनर ऑफ पोइट्री बट ऑल्सो मॉक्स हीरोइक सब्जेक्ट्स एंड थीम्स टू सार्केस्टिकली एड्रेसेस एंड एक्सेस ऑफ अदर ग्रैंड थीम्स। इसके अंदर एक तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है एपिक को कि एपिक में तो हीरोइक डीड्स होते हैं, लेकिन अगर
आप कोई और बात करना चाहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में भी सोसाइटी को बताना है, तो उसके लिए फिर मॉक एपिक का सहारा किया लिया जाता है। ये भी वैसे ही लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है, लेकिन इसकी थीम, इसके करैक्टर और इसकी जो मैसेज होता है वो ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल मीन आम सा होता है, ऑर्डनरी सा होता है। द पर्पस ऑफ द मॉक हीरोइक, इसको मॉक हीरोइक भी कहते हैं, मॉक एपिक भी कहते हैं। मॉक हीरोइक से समझ आ रहा होगा किसी के मतलब हीरोइक के मजाक उड़ाना, हीरोइक डीड्स का, यानी कि हीरोइक उसमें कोई डीड्स नहीं होते मॉक एपिक में, मॉक हीरोइक में। इसमें जस्ट एक फ़न या रिडिक्यूल या मजाक उड़ाया जाता है किसी भी चीज़ का। तो ये पोइम जो होती है ये बेसिकली स्टायरिकल होती है, जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। द राइटर मेक्स द सब्जेक्ट लुक रिडिकुलस बाय प्लेसिंग इन अ फ्रेमवर्क एंटायरली इनअप्रोप्रिएट टू इट्स इम्पोर्टेंस। इसके अंदर राइटर एक ट्रिवियल सा, आम सा, रिडिक्यूल करने के लिए फ्रेमवर्क लेता है। मिल्टन पॉप की जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, तो पॉप की द रेप ऑफ द लॉक एक हेरोइक कॉमिकल पोइम। इसको कुछ रीडर्स मिसलेड करते हैं थिंकिंग के लिए कि इसके कॉमिक अटैक था अगेंस्ट हीरोइक पोइट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अ मॉक हीरोइक पोएम इज़ नॉट स्टायर और हीरोइक पोइट्री। द टारगेट ऑफ द अटैक मे बी अ पर्सन और पर्सन। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किसी पोइट्री को अटैक करना, बल्कि इसका मकसद ये नहीं है कि किसी की पोइट्री को अटैक करना, बल्कि इसका मकसद ये है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका मकसद ये होता है कि किसी ट्रिवियल बात पे जो कि इम्पोर्टेंट भी हो और उस पर हाईलाइट करना और एक मजाक उड़ाने के तरीके से उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करना। जो पॉप की रेप ऑफ द लॉक है, उसके अंदर भी पॉप ने अपने एक दोस्त के कहने पे ये रेप ऑफ द लॉक लिखी, जिसमें एक छोटी सी बात की वजह से दो फैमिलीज़ में लड़ाई झगड़ा जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा था, वो उसने एक फिक्शनरी दो करैक्टर्स के ज़रिए उनकी स्टोरी लिख के उसको ख़त्म किया था। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे, रेप किसको कहते हैं? किसी वुमन की चेस्टी पे हमला करना। लॉक कहते हैं लिट को। तो लिट का क्या रेप होगा एक लॉक का? तो आप खुद देख लें कि ये बड़ी, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो ये इसको कहते हैं मॉक एपिक। तो अटैक जो होता है वो पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन या किसी सोसाइटी पे हो सकता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक एपिक के। अ मॉक एपिक कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग फीचर। इट हैज़ सार्केस्टिक टोन, तंज किया जाता है। नॉन सीरियस थीम होती है, जैसे रेप ऑफ द लॉक की थीम फ़नी नहीं है लेकिन ट्रिवियल है। एक्शन जो होता है वो कुछ ख़ास किस्म के करेक्टर्स होते हैं और नॉन सीरियस इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जिन पे हमें हंसी आती है। हम कहते हैं ये बात कोई करने की थी, इसको कहने की, ये करने की क्या ज़रूरत थी, ये वाला चीज़ ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मकसद क्या होता है कि जैसे एक आम बात की वजह से एक बड़ा इशू बन जाता है, उसको भी उसी तरह दिखाया जाता है ताकि उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। एक हीरो जो होता है, प्रोटैगनिस्ट जो होता है, उसके अंदर एग्जैजरेटेड हीरोइक क्वालिटीज़ होती हैं जिस पे हमें हंसी आती है। करैक्टर जो होते हैं वो हाई पावर और डिग्निटी वाले नहीं होते। करैक्टर्स बड़े नॉन सीरियस एक्टिविटीज़ करते हैं। रिफॉर्मेटरी पर्पस इसके अंदर नहीं होता, यानी कि इसमें मॉरल लेसन नहीं होता। बट कहीं ना कहीं रेप ऑफ द लॉक में थोड़ा सा मॉरल लेसन इस तरह से नज़र आता है कि इसके अंदर बताया गया है कि कैसे जो वुमन है 18th सेंचुरी की, वो कैसे अपने आप को सजाए रखती थी और कैसे उनके लिए उनकी ब्यूटी कैसे इम्पोर्टेंट थी, और उसके ज़रिए जो लड़ाई ख़त्म करवाने की कोशिश की गई है, तो उसमें थोड़ा सा हमें नज़र आता है। बट दैट इज़ नॉट अ रिफॉर्मेटरी पर्पस। जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में तो है ना कि हमें नज़र आता है कि एक मॉरल लेसन, लेकिन इसके अंदर एक मतलब स्टायर किया गया है 18th सेंचुरी की इंग्लिश वुमन पे, और साथ ही उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए तंजिया उसका मजाक बनाया गया है रेप ऑफ द लॉ के अंदर। उसके बाद राइटिंग स्टाइल जो होता है वो डिग्निफाइड और एलिवेटेड होता है, जैसे कि एपिक में होता है, लेकिन मॉक एपिक में डिग्निफाइड और एलिवेटेड नहीं होता। और रेप ऑफ द लॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉक एपिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द थीम, स्ट्रक्चर, करेक्टर्स एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस पोएम आर द ऑल ऑपोजिट टू द एपिक पोएम। जैसे एक एपिक पोएम है उससे बिल्कुल ये ऑपोजिट होती है। इसके करेक्टर्स, थीम, सब एंड ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंटेड इन अ मॉकिंग वे, मॉकिंग स्टाइल। देन आ जाती है ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामा एंड पोइट्री को जब मिक्स कर दिया जाता है तो स्टूडेंट्स उसको हम ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं, यानी कि एक ऐसी पोइट्री जिसमें करेक्टर्स ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हों। शेक्सपियर और मार्लो ने बड़े मज़े से ऐसी पोइट्री लिखी है जिसके अंदर हमें पोइट्री भी है और वो साथ ही ड्रामेटिक वे में लिखी गई है।
जिसमें एक करेक्टर होता है वो ड्रामेटिक वे में बात पोइम भी चल रही होती है और उसके अंदर एक ड्रामा भी चल रहा होता है। ड्रामेटिक पोइम इज़ एन इमोशनल पीस ऑफ लिटरेचर विच इंक्लूड्स अ स्टोरी विच इज़ रिसाइटेड और संग। एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर इमोशंस तो हों लेकिन जिसको एक सोसाइटी के बारे में लिखा जाए या किसी भी करेक्टर के बारे में, लेकिन उसको रिसाइटेड और संग किया जाए। इट रेफर्स टू द ड्रामेटिक जॉनरा ऑफ पोइट्री, इसको हम ड्रामेटिक जॉनरा ऑफ पोइट्री कहेंगे। 19th सेंचुरी में ड्रामा जो थे वो ज़्यादा लिखे जाते थे वर्सेस की फॉर्म में 19th सेंचुरी तक, इसलिए इसको ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। इसको हम एक लिरिकल बैलेड की फॉर्म भी कह सकते हैं। ड्रामेटिक पोइट्री एज एलिमेंट्स, जो इसके अंदर मैं स्टिकी नोट्स हैं ये पढ़ रही हूँ। ड्रामेटिक पोइट्री हैज़ एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिलेट टू द ड्रामा rather than either because it is written in some kinds of dramatic form of uses or dramatic technique. It may also suggest a story, but there is more emphasis on character rather than on narrative. जिसके अंदर करेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए करेक्टर ही कोई ड्रामा प्ले करेगा ना, कोई काम करेगा ऐसा, तो इसलिए इसको ऐसी पोइट्री कहा जाता है जिसके अंदर ज़्यादा हमें ड्रामा नज़र आए। और मैंने इसको सर्कल जो मैंने साइड पे जो ब्रैकेट बनाई है इसको आप देखें कि शेक्सपियरियन एरा में भी डिफरेंट प्लेस लिखे गए थे, लेकिन वो वर्ड्स फॉर्म में लिखे गए थे विच वुड हैव राइम। द डिस्कोर्स ऑफ द स्टोरी एंड करेक्टर ऑफ द प्ले वुड बी टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो उस टाइम पे भी एक शेक्सपियरियन एरा में जिसमें मार्लो ने थोड़ा काम ज़्यादा अरसा काम नहीं किया था क्योंकि मार्लो की यंग एज में ही डेथ हो गई थी, तो मार्लो को काफ़ी फॉलो किया शेक्सपियर ने। तो उस टाइम पे भी काफ़ी ड्रामेटिक पोइट्री लिखी गई थी। जना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है खुद से बातें करना, खुद से हम कलामी करना। तो पोइट्री की एक फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। जैसे ड्रामेटिक पोइट्री है ना, तो अगर इसी ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर एक करेक्टर अपने आप से बातें करने लग जाए तो उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ नरेटिव पोइट्री इन विच अ सिंगल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। एक करेक्टर दिखाया जाता है स्टूडेंट्स प्ले में, पोइम में सॉरी, जिसके अंदर वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और ड्रामेटिक वे में उसको कंसील करता है। इट इज़ अ कन्वर्सेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ। एक करेक्टर होता है वो अपने बारे में बात करता है, या जो भी उसके सामने एक पर्सन है कोई भी उसके बारे में बात करता नज़र आता है। और जो स्पीकर होता है उसके अंदर वो एक सिंगल पर्सन होता है, वो पोइट खुद नहीं होता, यानी उसके अंदर एक स्पीकर डाल दिया जाता है और वो अपने जो खुद से बात करता रहता है, ऐसा हो गया तो ये हो गया, यानी कि वो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के वो ना शेयर करता है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ ड्रामेटिक बिकॉज द करेक्टर रिवील्स हिज सेल्फ हिज ट्रू सेल्फ एज अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अपनी लाइफ का कोई मुश्किल टाइम उसने गुजारा या अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन बताता नज़र आता है। द अदर पीपल आर प्रेजेंट, और लोग तो हैं उसकी बात सुन रहे हैं, बट दे आर साइलेंट, but they remain silent. In monologue, a person speaks to himself when he is more eager to talk to himself. ऐसे नज़र आता है कि जो करेक्टर है वो किसी से बात तो कर रहा है लोगों से, लेकिन ऐसे 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 महसूस होता है कि शायद उस करेक्टर को खुद से बात करने का ज़्यादा शौक है। द रीडर इज़ सून अटैच टू द फेट ऑफ द स्पीकर, और फिर एंड पे दिखाया जाता है स्पीकर को पता चल जाता है, फेट ऑफ द स्पीकर, रीडर को पता चल जाता है कि वो जो स्पीकर है या वो जो करेक्टर जो खुद से बातें कर रहा है उसके साथ क्या होता है। और फिर एंड पे वो अपना बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, और उसके अंदर हमें जो रीडर होता है जब उस पोइम को पढ़ता है तो उसको ही फील सिंपथी, उसके साथ उसको हमदर्दी भी होती है। टी.एस. इलियट, टेनिसन, ये सब पोइट्स हैं, ब्राउनिंग, इन्होंने बड़ी ही अच्छे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखी हैं। और टी.एस. इलियट का है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफरॉक, उसमें भी एक प्रफरॉक करेक्टर दिखाया गया है जो कि मॉडर्न मैन है और वो अपने बिलवेड को प्रपोज नहीं कर सकता और वो खुद से ही बातें करता रहता है। मैं ऐसे प्रपोज़ कर लेता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं अभी प्रपोज़ कर लेता हूँ, और वो प्रपोज़ एंड तक नहीं कर पाता और वो खुद से ही बातें करता रहता है। तो इसके सैलिएंट फीचर्स देखें। आ स्पीकर इज़ न सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट अ पोइट। द वीवर्स ऑफ स्पीकर में कॉन्ट्राडिक्ट विद दोज ऑफ द पोइट। जो भी वीवर्स हैं उससे हम उससे बात से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। द वीवर्स ऑफ द स्पीकर में कॉन्ट्राडिक्ट विद दोज ऑफ द पोइट। जो वीवर है उसके अंदर जो स्पीकर ने दिखाया है सॉरी, वो पोइट से कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है, यानी कि जो भी बात वो स्पीकर कर रहा है पोइट शायद उसके ज़रिए अपनी कोई बात करना चाहता हो, या पोइट अपनी कोई बात से हट के वो स्पीकर कोई बात कर रहा हो।
स्पीकर अपना जो क्रूशल मोमेंट है लाइफ का, जब वो कुछ नहीं कर पाया या वो उसके साथ कुछ गलत हो गया, वो डिस्कस करता है। और जो रीडर को और ऑडियंस को बताया जाता है एक मॉरल लेसन। और सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेल्फ रेवोल्यूशन है, सब सेल्फ रिवील करना, मतलब अपनी ज़ात के बारे में वो कुछ बताता है हमें कि मेरे साथ ये हुआ, यानी कि अपनी सेल्फ एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। ब्राउनिंग बहुत फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में, डिफाइंड एज ए नरेटिव पोएम इन विच द स्पीकर एड्रेसेस समवन हु डज नॉट रिस्पॉन्ड। ये वही वाली बातें, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हैंडलिंग द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन हिज पोएम्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज पोएम्स आर सक्सेसफुल ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें से फ्रा लिप्पी, माई लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल सार्टो इसकी ब्राउनिंग की फेमस जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इडिलिक पोइट्री। इडिलिक पोइट्री जो है उसको आप देहाती नज़म भी कह सकते हैं कि एक ऐसी पोएम जो कि देहात पे लिखी, पहले भी हमने की है टाइप्स में से इडिलिक भी की है, जो कि किसी देहाती लाइफ पे लिखी गई हो, रूरल लाइफ पे लिखी गई हो। इडिलिक इज़ अ पोइट्रिक जॉनरा, इट रेफर्स टू अ शॉर्ट पोएम, एक ऐसी छोटी पोएम, एक ऐसी एपिसोड एक पोएम में विच डिस्क्राइब्स रूरल और पास्टोरल लाइफ, जिसमें गांव की देहाती ज़िंदगी के बारे में, गांव की ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया हो। इट इज़ अ म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन दैट इवॉक्स रूरल लाइफ। ये एक ऐसी लिखी हुई कंपोजिशन, यानी कि लिखी हुई एक ऐसी पोइट्री होती है, म्यूज़िक होता है, एक ऐसी म्यूज़िकल पोइट्री होती है जिसमें रूरल लाइफ के बारे में बात की जाती है। दिस टाइप ऑफ पोएम इज़ ग्रेट बिकॉज इट हैव द पोएट एंड रीडर टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग इज़ लाइफ, यानी कि जो हमारी नेचर में खूबसूरती है, जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करने की रीडर जो पोइट्स हैं वो कोशिश करते हैं। और इसके अंदर जो पास्टोरल लाइफ है उसके बारे में बात की जाती है। वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इडिलिक पोइट्री लिखता है और उसको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, लेकिन वो नेचर के ज़रिए अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी साथ ही शेयर करता है। लेकिन काफ़ी पोइट्री में वो इडिलिक जस्ट नेचर के बारे में ही बात करता नज़र आता है। तो वर्ड ईडल कम्स फ्रॉम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जिसके ऊपर मैंने रीड इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं। तो आप जब पीछे की तरफ जाएंगे, जब हमने जॉनरा ऑफ पोइट्री किया था और उसके सब जॉनराज की, तब हमने ईडलिक पोइट्री की थी, तो आप वही सेम रीड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो दैट इज़ मोर इनफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑब्जेक्टिव पोइट्री की, तो पोइट्री की हमने दोनों टाइप्स कर ली हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्टिव पोइट्री की, फिर हमने ऑब्जेक्टिव पोइट्री की। सब्जेक्टिव पोइट्री में हमने पढ़ा कि वो पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस पे बेस करती है, और अब हमने ऑब्जेक्टिव पोइट्री में पढ़ा कि इसके अंदर सोसाइटी, कोई एक करेक्टर अपने बारे में बात करता नज़र आता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, हमने इसके अंदर पढ़ा। हमने पढ़ा कि वो किसी एक देहाती लाइफ पे या किसी एक फ्लावर पे या किसी एक गांव की ज़िंदगी पे हो सकती है। इसके अलावा हमने एपिक, मॉक एपिक, उसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा, ड्रामेटिक पोइट्री पढ़ी कि जिसके अंदर एक करेक्टर ड्रामा करके दिखाता है। इसके अलावा एपिक, मॉक एपिक, ये सब हमने आज पढ़ी। बैलेड पढ़ा। इन सब से आपको क्या अंदाज़ा हुआ होगा? इन सब से आपको ये अंदाज़ा हुआ कि ये सारी की जो सारी पोइट्री थी, चाहे बैलेड थी, चाहे हमने एपिक, मॉक एपिक, देन हमने ड्रामेटिक पोइट्री, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इडिलिक पोइट्री, इन सब के अंदर हमें ऑब्जेक्टिविटी नज़र आई। कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि पोइट अपनी बातें करता है, अपनी फीलिंग शेयर करता है, बल्कि हमने यही बात की कि एडम एंड ईव के बारे में बात की गई, रेप ऑफ द लॉक में लॉक के बारे में बात की गई, ड्रामेटिक वे में करेक्टर ड्रामा करके दिखाता है, इडिलिक वे पोइट्री में देहाती लाइफ के बारे में लिखा जाता है। तो ये सब के सब जो हैं आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहलाती है। तो इसको आप अच्छी तरह से करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो मुझे आप अपना फीडबैक भी देंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।